मैं विकास कुमावत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी टावर में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम देखेंगे कि इंडिया के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और कौन कौन इनके चुनाव में भाग लेता है, और भी राष्ट्रपति के बारे में कई सारी जानकारियां हम देखेंगे। हमारे संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अब बात करें संघ की कार्यपालिका, तो संघ की कार्यपालिका के कई भाग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन निहित हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। बात करें सीएजी की, तो सीएजी इसमें शामिल नहीं होता है। अब किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, यानी कि लोकसभा का सदस्य वह चुना जाए उसमें ऐसी योग्यता होनी चाहिए, और वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी और सार्वजनिक पद पर वह न हो। फिर बात करें कि इसके अतिरिक्त अगर कोई राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहा है तो उसके पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक व्यक्ति होना चाहिए। यह वे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हाँ, यह व्यक्ति राष्ट्रपति बने, और प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे, और अगर उसे चुनाव के दौरान कुल मतों का 1/6 भाग मत से भी कम मत प्राप्त होते हैं तो यह 15,000 रुपये यानी यह जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, उसे ये वापस नहीं दी जाएगी। ये दोस्तों 1/6 भाग सभी जगह यही होता है जहां भी चुनाव होगा। अगर आप 1/6 भाग यानी कुल मतों का 1/6 मत से भी कम आपको प्राप्त हो रहे हैं तो आपकी जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह किया जाता है और कौन कौन इसमें वोट कर सकता है। तो आप सभी को जैसा कि पता होगा कि हम यानी जनता कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है। अगर जनता चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है, उस चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। तो अब बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता हिस्सा नहीं लेती है तो फिर कौन करता है राष्ट्रपति के चुनाव। तो सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी जितने भी एमएलएज हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों सिर्फ कौन, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी वोट करते हैं उनको इस प्रकार से एक पर्ची दी जाती है। यहाँ कैंडिडेट के नाम लिखे होते हैं और सामने उनको अपने हिसाब से किस कैंडिडेट को कौन सी वरीयता देना है वो इसमें लिखना होता है। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मान लो कि मैं वोट करने जा रहा हूं और मेरे को ये पेपर मिला है तो मेरे को सिर्फ ए को वोट करना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ए में लिख दूं और बाकी को खाली छोड़ दूं। तो
तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बाकी को भी मेरे को वरीयता देना होगा। जैसे मेरे को देना है वोट ए को, तो मैं ए पर लिख दूंगा 1, और बाकी को बी को फिर मैं 2 नंबर की वरीयता देना चाहूंगा तो बी पर लिख दूंगा 2। इस प्रकार मेरे को जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको वरीयता देनी होगी, उनको नंबर देने होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें मतों की संख्या जरूरी नहीं होती, इसमें जरूरी होता है मत का मूल्य कितना है। अब बात करें मत के मूल्य की, तो मत का मूल्य जो भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं उनके मत का मूल्य कितना है। तो सबसे पहले हम विधायकों के मतों का मूल्य देख लेते हैं कि ये कैसे। तो एक विधायक के मत का अगर मूल्य निकालना है तो उस राज्य की कुल जनसंख्या ले लो, और दोस्तों हमें यहाँ जनसंख्या लेना है 1971 की, और फिर उसमें विधायकों की कुल संख्या यानी उस राज्य में जितने भी विधायक हैं उस संख्या से भाग देना है और उसमें 1/1000 से गुणा करना है, तो उस एक विधायक के मत का मूल्य निकल जाएगा। अब उसी प्रकार अगर एक विधायक के मत का मूल्य निकल चुका है तो फिर हम जितने भी उस राज्य में विधायक हैं उन सभी का मूल्य निकाल सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि राज्य की जनसंख्या हमें 1971 के हिसाब से लेना है, और 2026 तक जब तक राष्ट्रपति के चुनाव होंगे यानी 2026 के पहले जितनी बार भी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे उसमें राज्य की जनसंख्या 1971 से ही ली जाएगी। उसके बाद संघ ये निश्चित करेगा कि आगे भी यही रखना है या कुछ बदलाव होंगे। अब फिर उसके बाद बात आती है संसद के मत के मूल्य की। तो अब यहाँ पर सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य जैसा हमने निकाला था ऐसे ही सभी राज्य के मतों का मूल्य निकालेंगे और उनको जोड़कर उसमें निर्वाचित सांसदों की संख्या यानी टोटल जितने भी सांसद हैं उनकी संख्या से भाग देंगे तो एक सांसद का मूल्य आ जाएगा। तो इसी प्रकार सांसद के मत का मूल्य और विधायक के मत का मूल्य अलग अलग होता है और अलग अलग राज्य के विधायकों का मूल्य भी अलग अलग होता है। तो अब हम राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रोसेस देखेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में विजय होने के लिए आपको जितने भी वोट हैं कुल वोट से आधे से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए। जैसे कि मान लो कि टोटल कितने 100 वोट हैं तो आपको उन 100 वोटों में से अगर 50 से एक भी वोट ज़्यादा मिलता है यानी 51 वोट भी अगर आपको मिलते हैं तो आप विजय हो जाएंगे। तो देखते हैं कि ये प्रोसेस किस प्रकार होती है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है जैसा कि आम चुनाव में होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें सभी उम्मीदवारों को हमने वरीयता दी थी, उसी हिसाब से इसमें हमें काउंटिंग भी करनी होगी। तो देखते हैं, एक थोड़ी लंबी प्रोसेस है, आपको समझ में आ जाएगी। तो मान लो कि ये कोई 4 कैंडिडेट हैं जो प्रेसिडेंट चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। तो मान लो कि टोटल वोटिंग है 100, हमारे पास कुल मत कितने हैं 100। तो मान लो कि ए को यानी उस पर्ची पर ए को 1 नंबर की वरीयता कितने लोगों ने दी 30 लोगों ने, बी को 1 नंबर की वरीयता दी 15 लोगों ने और सी को 1 नंबर की वरीयता दी 35 लोगों ने। इसी प्रकार डी को 1 नंबर की वरीयता दी 20 लोगों ने। तो अब देखिए यहां पर सबसे कम वरीयता किसको मिली है बी वाले को। तो अब हम यहां पर देखो किसी को भी 50 से ज्यादा वोट नहीं मिले। अगर यहां किसी को 50 से अधिक वोट मिल जाते यानी आधे से ज्यादा वोट अगर मिल जाते तो वो यहीं पर विजय हो जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो अब हमें प्रोसेस आगे बढ़ानी होगी। तो अब यहां पर बी वाले को सबसे कम वोट मिले हैं तो हम इस बी वाले को हटा देते हैं। अब हमने
बी वाले को हटा दिया, यानी कैंडिडेट बी को हटा दिया, पर उसके वोटों को हम नहीं हटा सकते। अब बात करेंगे कि उसके वोटों को हम इनमें ऐड कैसे करेंगे। तो अब मान लो कि जैसा कि हमने अभी देखा था, बी को कितने वोट मिले थे, 15 वोट। तो अब उन 15 वोट को इन तीनों में किस प्रकार बांटेंगे। तो अब वो 15 वोट में से अब हम देखेंगे कि उन 15 वोटों में दूसरे नंबर की वरीयता किसको ज़्यादा मिली है। तो देखेंगे कि ए को 9 लोगों ने दूसरे नंबर पर रखा, यानी उन 15 में से जब उन 15 लोगों ने वोट डाले थे तो पहले पे तो बी को रखा था और दूसरे पर ए को रखा था कितने लोगों ने, 9 लोगों ने। तो हमने ए के वोटों में 9 को ऐड कर दिया, तो टोटल ए के पास कितने वोट हो गए, 39। फिर बात करें कि उन 15 में से सी को कितने लोगों ने नंबर 2 पर रखा था, तो 5 लोगों ने सी को नंबर 2 पर रखा था। तो अब सी के पास कितने वोट हो गए, 40। और एक व्यक्ति ने डी को नंबर 2 पर रखा था, तो डी के पास कितने हो गए, 21। अब यहां देखो, यहां भी तीनों में से किसी को भी 50 से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं, तो यहां भी कोई विजयी नहीं हुआ। तो अब हम देखेंगे कि सबसे कम वोट किसे मिले, तो सबसे कम वोट मिले हैं डी को। तो हम इस डी को हटा देंगे, परंतु इसके वोटों को नहीं हटाएंगे। तो हमने डी के वोटों को नहीं हटाया, कैंडिडेट को हटा चुके हैं। तो डी को मिले थे 21 वोट। अब 21 वोटों में से फिर हम देखेंगे, जैसा कि हमने बी को हटाया था, उसके वोट हमने जिस प्रकार उन तीनों में बांटे थे, वैसे ही हम डी के वोटों को भी ए और सी में बांटेंगे। तो डी को मिले थे 21 वोट, तो उन 21 वोट में से उन 21 लोगों ने पहले नंबर पे तो डी को रखा था और 10 लोगों ने दूसरे नंबर पर रखा था किसको, ए को। तो वो 10 वोट किसको मिल जाएंगे, ए को। और 11 लोगों ने सी को रखा था दूसरे नंबर पर, तो वो 11 वोट किसको मिल जाएंगे, सी को। तो सी के पास टोटल हो गए 51 और ए के पास हो गए 49। तो अब यहां देखो, मैंने बोला था आधे से एक भी अगर ज्यादा वोट मिला तो आप क्या हो जाएंगे, विजय। तो यहां पर देखो कि टोटल कितने वोट थे, 100 और 51, यानी आधे से ज्यादा। तो यहां पर सी राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं और इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव कंप्लीट होता है। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, बाकी एक बार अगर आपने समझ लिया तो कभी भी नहीं भूलोगे। आपको समझ में आ ही गया होगा, वरना वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देखें, आप समझ जाएंगे। अब फिर बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ की। तो राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अपनी शपथ लेता है और अब राष्ट्रपति की बात आती है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और अगर मान लो कि मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, तो फिर जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अब फिर बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो पहली है कि वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य है तो उसे राष्ट्रपति पद ग्रहण से पहले इस पद से इस्तीफा देना होगा। फिर सेकंड नंबर पे वह कोई अन्य लाभ के पद पर, जैसा कि हमने क्वालिफिकेशन में देखा था कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा है उसे बिना कोई किराया चुकाए राष्ट्रपति भवन दिया जाएगा, यानी कि जब राष्ट्रपति भवन में रहने जाएंगे तो उन्हें कोई भी किराया चुकाना नहीं पड़ेगा। संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते, विशेष अधिकार प्राप्त होंगे और राष्ट्रपति यानी कि उसके 5 वर्ष के कार्यकाल में उसके भत्ते या उसकी सैलरी में कोई कटौती नहीं कर सकते, कोई कमी नहीं कर सकते। हाँ, बढ़ा सकते हैं पर आप उनकी सैलरी में कमी नहीं कर सकते। फिर बात करें राष्ट्रपति की पदावधि की। तो राष्ट्रपति, आप सभी को पता होगा, राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है।
और वह अपनी पदावधि में किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है। और बात आती है त्यागपत्र देगा तो किसको देगा, तो त्यागपत्र हमेशा देगा उपराष्ट्रपति को। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को एक प्रोसेस होती है महाअभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रोसेस को कहा जाता है महाभियोग। तो महाभियोग चलाकर भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। हम देखेंगे कि महाभियोग क्या होता है। और अगर मान लो किसी कारणवश चुनाव में देरी या कोई भी कारण हुआ, तो अगर मान लो कोई राष्ट्रपति है और उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है, यानी कि आज उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है, 5 वर्ष पूर्ण हुए और अभी नया राष्ट्रपति नहीं बना है, तो वह उसके बाद भी यानी 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी वह उसके पद पर बना रहेगा। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में है, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, परंतु हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। तो अब राष्ट्रपति को उसके पद से जब हटाते हैं तो कोई एक ठोस सबूत चाहिए होता है। और क्यों हटाते हैं, तो राष्ट्रपति को उसके पद से जब हटाया जाता है जब वह संविधान का उल्लंघन करे। तो हमें यहां से ये बात समझ में आती है कि संविधान का अगर उल्लंघन करेगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। परंतु कहीं पर भी संविधान का उल्लंघन इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु हम समझ सकते हैं कि संविधान में लिखी गई बातों का उल्लंघन अगर राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। अब बात करें तो महाभियोग कोई छोटी प्रोसेस नहीं है कि 1-2 दिन में ही राष्ट्रपति को हटा दिया जा सकता है, बहुत लंबी प्रोसेस है। जैसा कि अगर मान लो हमारे यहाँ 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो मान लो कि किसी भी एक सदन में राष्ट्रपति पर आरोप लगाए जाते हैं, तो उस सदन में सबसे पहले उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी कि 1/4 लोग यह मान लेना चाहिए कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है और इस राष्ट्रपति को हटाना चाहिए। तो 1/4 उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। और फिर उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का एक नोटिस देना होगा, यानी वो सदन राष्ट्रपति को 14 दिन का एक नोटिस देगा। फिर उसके बाद उस सदन जहां पर राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए हैं, उस सदन में महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 बहुमत लाना होगा, यानी कि 2/3 सदस्य महाभियोग पारित करने में सहयोग देना चाहिए। अगर उस सदन में 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित हो गया तो फिर उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा और दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है। पहले तो वो जांच करेगा कि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सही है या गलत, तो उन आरोपों की वह जांच करेगा और अगर आरोप सही निकले तो दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से उस महाभियोग को पारित कर दिया जाएगा, यानी दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। और महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जैसे राज्यसभा या लोकसभा। पहले हम किसी भी सदन में महाभियोग को ला सकते हैं। अब बात करें कि महाअभियोग में कौन कौन लोग चुनाव करते हैं। तो देखो, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य, नामांकित यानी कि मनोनीत सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लिया था पर राष्ट्रपति को हटाने यानी महाभियोग में भाग लेंगे,
यानी कि मनोनीत सदस्य संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य महाभियोग में चुनाव कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। फिर बात आती है कि राज्य के विधानसभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था, परंतु उन्हें राष्ट्रपति के महाभियोग में चुनाव करने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, इसी प्रकार किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर एक सदन में 2/3, फिर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से उसे पारित किया जाता है और राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जा सकता है। परंतु एक जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारे भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का पद कब कब खाली रह सकता है, परंतु हम कभी भी राष्ट्रपति के पद को खाली नहीं रहने देते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार पद रिक्त होता है और हम इसकी रिक्तता को पूर्ण करते हैं। तो पहला है कि मान लो किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी 5 वर्ष समाप्त हो रहे हैं, तो समाप्त होंगे तो पद तो रिक्त नहीं रख सकते, तो इसीलिए हम उसी राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल आगे बढ़ाने को अधिकार दिए गए हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है कि उसके त्याग पत्र देने पर, यानी किसी राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, और मैंने बताया है त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। तो अगर राष्ट्रपति ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया तो फिर पद क्या हो गया, रिक्त। तो फिर अब पद पर कौन जाएगा, तो अब पद पर जाएंगे, यानी राष्ट्रपति के पद को संभालने वाले अब कौन बन जाएंगे, हमारे उपराष्ट्रपति। फिर उसके बाद में मान लो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगी और उसे पद से हटा दिया गया, तो भी पद क्या हो गया, रिक्त। फिर मान लो कि किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उस दौरान भी राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, रिक्त। और मान लो कि निर्वाचन अवैध घोषित हो गया या किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण नहीं कर सकता, तो भी राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है, रिक्त। परंतु जो राष्ट्रपति पहले है उसे ही अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने को कहा जाएगा। और जब भी कोई और व्यक्ति, जैसे मान लो राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद को संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति की शपथ लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश जब राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ लेना जरूरी होता है। और इसी प्रकार दोस्तों वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं, वरना फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की सैलरी और राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपीएससी, एमपीपीएससी एंड अदर स्टेट लेवल एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो हम इन सारे बातों के बारे में बात करेंगे पार्ट 2 में। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है, आपको दिख रहा होगा इतना सारा मटेरियल, और इस लॉकडाउन के चलते जहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत अभाव है, तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।